हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए जो आपकी यूपीएससी पर्सपेक्टिव में आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और जियो पॉलिटिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो टॉपिक है नेपाल टू बार गोरखास फ्रॉम ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी। तो आगे बढ़ते हुए डिस्कस कर टॉपिक के बारे में। तो देखिए, ये द टेलीग्राफ का आर्टिकल है 13 अगस्त का, जिसमें आप हेडलाइन देखिए, गोरखा ट्रीटी विद इंडिया यूके रिडंडेंट नेपाल। ये नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावली की स्टेटमेंट है, जिसमें वो बोल रहे थे कि जो गोरखा ट्रीटी हुई थी इंडिया और यूके और नेपाल के बीच में, एक ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट हुआ था जिसमें नेपालीज गोरखास को इंडिया और यूके की आर्मी में एज ए सोल्जर्स उनको भर्ती किया जाएगा। ये ट्रीटी रिडंडेंट यानी कि अभी ऑब्सोलीट हो चुका है और अपना टाइम पूरा कर चुका है। इसे पूरी तरह से निरस्त करने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है और ये देखिए, ये 12 अगस्त का आर्टिकल है। वाई गोरखास ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी, चाइना वांट्स नेपाल एनजीओ टू ऑडिट। चाइना के एक एनजीओ है नेपाल में, चाइनीज स्टडी नाम से। उस एनजीओ को चाइना ने 12 लाख नेपाली रुपए की फंडिंग की है, ये जानने के लिए कि इंडियन आर्मी में गोरखास ज्वाइन क्यों कर रहे हैं। ये एक ऑडिट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि इंडियन आर्मी या नेपालीज गोरखा को ऐसा क्या प्रोवाइड करती है कि वो गोरखास इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। दूसरा, इसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहता है नेपाल पे। तीसरा, जो करंट सिनेरियो में इंडिया और चाइना के बीच में स्क्रिमशिश चल रहे हैं, उन स्क्रिमशिश का जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है नेपाल पे वो क्या रहेगा। और नेपालीज गोरखा की जो पॉपुलेशन है वो कंसिडर क्या करते हैं नेपाल के बारे में, और जो इंडिया में नेपालीज गोरखा रह रहे हैं उनका व्यू क्या है चाइना के बारे में। तो अब हम आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देते हैं। ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट, ये साइन हुआ था इंडिया, नेपाल और ब्रिटेन के बीच में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। 10 बटालियंस थे गोरखा रेजिमेंट की, जिसमें से 6 इंडिया में रहे और 4 ब्रिटेन में चले गए थे। तो देखते, बहुत से लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि सबसे पहले गोरखा सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स ने रिक्रूट किया था आर्मी में। हालांकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले रिक्रूट किया गया था इंडिया में गोरखा सोल्जर्स को महाराजा रणजीत सिंह जी की आर्मी में, जब नेपाली सोल्जर की डिफीट हुई थी सिख सोल्जर्स के द्वारा सतलुज के किनारे 1809 में। भारत की इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे कि हमने पहले बताया, कि 6 रेजिमेंट इंडिया में रहे और 4 रेजिमेंट ब्रिटेन में चले गए। गोरखास का एक काफ़ी लंबी हिस्ट्री है इंडियन आर्मी में सर्व करने की, और इन्होंने इंडिया को 3 आर्मी चीफ दिए हैं, जिनमें से जो करंट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं जनरल रावत, वो भी गोरखा रेजिमेंट से ही आए हैं। उनसे पहले दिलबीर सिंह सुहाग, और इंडिया के जो 2 सिर्फ फील्ड मार्शल रैंक के ऑफिसर हैं, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, वो भी गोरखा रेजिमेंट से आते थे। तो जो दूसरे फील्ड मार्शल रैंक के ऑफिसर हैं वो आप हमें कमेंट में बताइए कि कौन से हैं। इसके अलावा जो करंट इंटरफेरेंस है चाइना का नेपाली स्टेट अफेयर में, और जो कम्युनिस्ट रजीम है वहाँ की, उनका एलिजेंस ज़्यादा है टुवर्ड्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और टुवर्ड्स द माओइज्म। और वो कंसीडर करते हैं कि जो गोरखास हैं वो जब इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, उनकी जो एलिजेंस है वो नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ ना रह के इंडिया की तरफ रहती है, और डेमोक्रेसी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड और अलाइंड हो जाते हैं। इसलिए जो नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाहती है कहीं ना कहीं कि गोरखास जो है वो इंडिया में पार्टिसिपेट ना करें, इंडियन आर्मी में सोल्जर्स ना बने। कम्युनिस्ट रेजिम जो है नेपाल में फ्यूल कर रही है एक सेंटिमेंट नेपालीज यूथ में कि वो सोल्जर्स नहीं है, वो मर्सनरी की तरह एक्ट कर रहे हैं, यानी कि पेड किलर्स मिलिशिया की तरह वो एक्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में। हालांकि इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है, पर नेपालीज जो कम्युनिस्ट हैं वो खुद इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं कि नेपालीज यूथ दूसरी कंट्री में जाके क्यों काम करेंगे या दूसरी कंट्री की आर्मी में जाके क्यों सर्व करेंगे, जबकि वो नेपाल की आर्मी में सर्व कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत सीधा सा उदाहरण ये है कि नेपाल एक छोटी कंट्री है और वहाँ पे इतने रिसोर्सेज और इतने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि जो यूथ है वहाँ पे काम कर पाए और वहाँ पे अर्न कर पाए। इसके लिए वो जो वहाँ के जो यूथ है वो ट्राई करती है कि वो इंडियन आर्मी या फिर ब्रिटिश आर्मी में जाके पार्टिसिपेट करे और वहाँ पे जाके सर्व करे, और वहाँ पे जाके वो अच्छी अर्निंग भी करते हैं और वहाँ पे जाके उनको काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड और रिकग्निशन भी मिलता है। तो जैसे कि हम आपको बता दें, क्योंकि इंडिया में एक हिस्ट्री है नेपाली सोल्जर की, इस हिस्ट्री को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो कंसिडर करते हैं कि नेपाल एक इंडिया का एक टाइम टेस्टेड और ट्रस्टेड एलाई है, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। पर 2012 से ही जब नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे बाबूराम भट्टराई,
उन्होंने 2012 में ही ये डिसाइड किया था कि जो नेपालीज गोरखा हैं उनको इंडियन आर्मी में सर्व नहीं करना है। इसके लिए वो एक प्रपोजल भी लाने वाले थे, बट बाद में ड्यू टू सम रीज़न जब नेपालीज में काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध हुआ तो वो नहीं आ पाए, क्योंकि नेपाल में इंटरनली काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर विरोध हुआ, क्योंकि नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और लोग एम्प्लॉय होते हैं और नेपाल में ही उसकी इकॉनमी को बूस्ट मिलता है, इसलिए उस टाइम पे इस प्रपोजल को लेकर ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था। तो अब बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। जो नेपालीज थे उन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1814 और 15 में। उसके बाद एक पीस एग्रीमेंट हुआ था और ट्रीटी ऑफ सुगुलू साइन हुई थी 1816 में। जो पहली रेजिमेंट थी गोरखा ट्रूप की, वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर के द्वारा सोलन हिमाचल प्रदेश में 24 अप्रैल 1815 को रेज की गई थी और इस रेजिमेंट के 200 साल हो गए एग्जिस्टेंस के। जो 10 गोरखा रेजिमेंट में से 6 रेजिमेंट थे वो इंडिया में रही, जैसे हमने आपको पहले बताया, और 4 चले गए ब्रिटेन में। जो इंडिया में रही इंडिपेंडेंस के बाद वो है पहली गोरखा रेजिमेंट, 3rd गोरखा रेजिमेंट, 4th गोरखा रेजिमेंट, 5th गोरखा रेजिमेंट, 8th गोरखा रेजिमेंट और 9th गोरखा रेजिमेंट, और एक एडिशनल 11th गोरखा रेजिमेंट भी क्रिएट की गई थी इंडिपेंडेंस के बाद। 2nd, 6th, 7th और 10th रेजिमेंट जो थी वो ब्रिटिश आर्मी में चली गई और उसके बाद करंटली ब्रिटिश आर्मी से एक ही उन सभी को एक तरह से एमलगेट करके सिंगल रेजिमेंट बना दिया गया है। करंटली आज के टाइम पे इंडियन आर्मी हर साल 1300 से करीब गोरखा जवानों को रिक्रूट करती है। प्राइमरली मगार और गुरुंग कम्युनिटी जो वेस्टर्न नेपाल है और कृति राय और लिम्बुस हैं जो ईस्टर्न नेपाल से हैं। ब्रिटेन सिलेक्ट करता है हर साल 200 के लोगों के, और जो उनकी आर्मी में जाते हैं, सिंगापुर पुलिस में जाते हैं और ब्रुनेई में डिप्लॉय किए जाते हैं। तो अगर आप खुद कभी नेपाल घूमने भी गए हैं तो आपको नेपाल में जाने पे बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे मिल जाएंगे जो वहाँ की यूथ को इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी में ट्रेनिंग देने के लिए ड्रेस देते हैं कि वहाँ पे जाके आप सर्व कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग उनको देते हैं। क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है और वहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा जॉब नहीं है, ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो जो वहाँ की यूथ है वो एक तरह से प्रेफर करती है कि इनको इंडियन आर्मी या फिर ब्रिटिश आर्मी में जॉब मिल जाए, और इसी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते भी हैं और डिज़र्व भी करते हैं कि अपने हार्डवर्क और अपने एक मार्शल रेस, क्योंकि एक मार्शल रेस कंसिडर किया जाता है गोरखास को, उनकी ब्रेवरी को सैल्यूट किया जाता है। क्योंकि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा भी था, इफ़ ए पर्सन इज सेइंग ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ईदर ही इज़ लाइंग और ही इज़ ए गोरखा। तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एक फील्ड मार्शल के द्वारा गोरखास के लिए। तो ये खुद ही डिस्क्राइब करता है कि उनका करेज वो कितनी करेजियस रेस है। तो जो गोरखा रेजिमेंट है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, 3 आर्मी चीफ दे चुके हैं। गोरखा जो है वो नेपाल से हेल करते हैं और करंटली मतलब इस टाइम पे अगर कंसिडर किया जाए तो इंडियन आर्मी में 90,000 से लेकर 1,20,000 तक एक्स सर्विसमैन है नेपाल में जो इंडियन आर्मी के हैं। और इंडियन आर्मी में अगर बात की जाए कितने गोरखाज हैं तो वो तकरीबन 40,000 के करीब जो सर्विंग है। और इनकी जो क्योंकि इंडियन आर्मी काफ़ी ज़्यादा गार्ड करते हैं तो इनका जो वेलफेयर वगैरह है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारी इंडिया की है। इसी के लिए इंडियन आर्मी ने 36 कैंप सेटअप किए हैं नेपाल में, ताकि इनको जो प्रॉपर बेनिफिट्स हैं एक्स सर्विसमैन को प्रोवाइड किए जा सके। इसके अलावा जो 1 रैंक 1 पेंशन जो किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2015-16 में, वो भी नेपाल के गोरखास को भी मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट था नेपाल के लोगों के लिए भी, कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडियन लोगों को ये बेनिफिट दिया जाएगा। अगर नेपाली गोरखास भारत के लिए, भारत की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगा के लड़ते हैं, भारत के सर्व करते हैं, भारत के सोल्जर्स की तरह, रादर भारत के सोल्जर्स ही हैं वो, तो उनको प्रॉपर बेनिफिट्स आते हैं जो कि इंडियन रेजिडेंट या इंडियन सिटीजन्स को भी मिलते हैं। तो नेपाल के भी कुछ कंसर्न्स हैं इसको लेकर। 2012 से लेकर जैसे हमने बताया कि कम्युनिस्ट रेजिम एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को फ्यूल कर रहे हैं और इंस्टिगेट कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि आप सोल्जर्स नहीं, आप मर्सनरी हैं। सोल्जर तो वो होगा जो अपने देश के लिए लड़ेगा, तो आप अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप दूसरे देश के लिए जाके लड़ रहे हैं पैसे के लिए। तो दैट मीन्स वो अपने यूथ का एक तरह से ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि आपका जो प्राइमरी मोटो है जो यूथ का, वो पैसा कमाना है, तो आप पैसे के लिए लड़ रहे हैं। जो एक सोल्जर होगा उसका जो एम होगा देशभक्ति देश सेवा, तो आप देशभक्ति देश सेवा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप पैसे के लिए लड़ रहे हैं। तो आप सोल्जर नहीं, आप मर्सनरी हैं, आप कोई और काम करिए रादर देन गोइंग टू द इंडियन आर्मी। ये एक इनका कंसर्न है। दूसरा ये कंसर्न है कि इवन तो कि जो इंडिया है वो प्रॉपर केयर कर रहा है नेपाली सोल्जर का, उन्हें प्रॉपर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी उनका पेंशन वगैरह वो टाइमली प्रोवाइड की जा रही है, और सिमिलर बेनिफिट जो इंडियन सोल्जर को मिलता है वही नेपाली सोल्जर को भी मिलता है, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटेन है वो सेम ट्रीटमेंट नहीं करता है नेपाली पेंशनर्स के साथ, क्योंकि जो ब्रिटेन के जो सोल्जर होते हैं खुद के, उनको जो पेंशन मिलती है और जो नेपाल के जो सोल्जर्स रेजिडेंट हैं उनको जो पेंशन मिलती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो इसी को देखते हुए जो नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है, क्योंकि इस जो ट्रीटी हुई थी, जो ट्राइपैट्रिएट ट्रीटी थी, इस पर वर्क करने की ज़रूरत है।
हालांकि उनके इंटेंशंस कुछ और भी हैं, बट इसको बेस बना के भी वो ट्राई कर रहे हैं कि इस ट्रीटी को कैंसिल किया जा सके। और सबसे जो बड़ा मेजर फैक्टर वो ये था कि रिसेंटली जो इंडिया और चाइना में जो क्लैशेज़ हुए हैं, इससे नेपाल एक टाइट स्पॉट में आ गया, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है वो काफ़ी ज़्यादा एक बॉन्ड शेयर करती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि जो चाइनीज़ एम्बेसडर है नेपाल में, वो एक तरह से माइक्रो मैनेज करते हैं नेपाल के स्टेट अफेयर्स को, नेपाल के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मैनेज करते हैं। अभी हाल ही में केपी ओली की सरकार पिछले 2 महीनों में शायद 4 या 5 बार गिरने की स्थिति आ चुकी थी, पर हर बार उन्होंने माइक्रो मैनेज करके उनकी गवर्नमेंट को बचाया और कम्युनिस्ट पार्टी को एक सिंगल पेज पे उन्होंने रखा हुआ है। तो इसी के लिए जो नेपाल है उसके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एक तरह से वोलेटाइल हो चुकी है। वो चाइना को डिसप्लीज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि चाइना एक तरह से उनके लिए बिहेस पे, वो चाइना के बिहेस पे काम कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान एक कॉलोनी बन चुका है चाइना की, नेपाल भी ऑन इट्स वे टू एक कॉलोनी बनने की तरफ है चाइना की। और उस सिचुएशन में अगर इंडिया चाइना के एक मेजर वॉर की तरफ बढ़ते हैं, तो जो गुरखा सोल्जर होंगे वो डेफिनेटली डिप्लॉय किए जाएंगे अगेंस्ट चाइना। और चाइना ये नहीं चाहेगा, इवन नेपाल भी नहीं चाहेगा कि गुरखा सोल्जर्स को चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि जो गुरखा सोल्जर है वो नेपाली सिटीजन्स हैं। और अगर वो चाइना के अगेंस्ट जाएंगे तो चाइना जो भी वॉर में जो भी कैजुअलिटीज़ होंगे, जो भी कुछ भी होगा, जो भी आउटकम रहेगा, उससे चाइना और नेपाल के रिलेशन स्ट्रेन ना हो, ये रीज़न है। दूसरा रीज़न, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि गुरखा जो है वो काफ़ी ज़्यादा फियर्ड फाइटर हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी उनको माउंटेन वॉरफेयर में। तो जो इंडिया में जो गुरखाज है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर फाइटर हैं। तो माउंटेन वॉरफेयर में अगर जो अपर हैंड मिलता है इंडिया को गुरखाज के साथ, तो चाइना चाहता है कि इंडिया को ऐसा अपर हैंड ना मिले, इसलिए वो एक्ट कर रहा है कि गुरखाज इंडियन आर्मी में रिक्रूट ना हो और ना ही इंडियन आर्मी में सर्व करें एज द सोल्जर्स। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसी के लिए चाइना ने अपने एनजीओ को 12 लाख रुपए की फंडिंग दी है नेपाल में कि ऑडिट कीजिए कि क्यों नेपालीज यूथ इंडिया में जा रही है इंडियन आर्मी में सर्व करने के लिए। उनका स्पेसिफिक टारगेट था इंडियन आर्मी में क्यों जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि ब्रिटेन आर्मी में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको इसमें प्राइमरी जो उनके जो स्क्रिम्शेस चल रहे हैं वो इंडिया के साथ हैं, ब्रिटेन के साथ नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप ये स्टडी करें कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन क्यों करते हैं यूथ। तो देखिए, इसका जो मेजर रीज़न वो ये भी है कि नेपाल और इंडिया काफ़ी एक हिस्टोरिकल जो है वो बाउंड्रीज रिलेशन शेयर करते हैं। बाउंड्रीज बाद में बनी है, खैर रिलेशन काफ़ी देर से वो शेयर करते हैं। इसे आप बोलिए कि हिस्टोरिकल रिलेशन है, इसके बाद पॉलिटिकल या आप रिलीजन का बोल सकते हैं। हर तरह से वो रिलेशन शेयर करते हैं नेपाल और इंडिया। और जो लोग हैं वो भी एक दूसरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं। बीच में कुछ एक सिचुएशन हुई थी जो एक दूसरे की जो एनवायरनमेंट था वो हॉस्टाइल हो सकता था, पर हॉस्टाइल नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया ने हमेशा डाउन प्ले किया नेपाल के कंसर्न, नेपाल की साइड से जो एग्रेशन था उसको इंडिया ने डाउन प्ले करके दिखाया, जिससे कि ज़्यादा भी चीज़ें जो है एस्केलेट ना हो। चाइना चाहता है कि इंडिया के जो एलाई है नेपाल वो इंडिया के अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि जो चाइना की पॉलिसी है इंडिया को एनसर्कल करने की, उस पॉलिसी में जो नेपाल है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। इसके अलावा जो एक और कंसर्न वो ये था कि रिसेंटली जो लीपू लेक पास जो इंसिडेंट हुआ था, जो इंडिया ने रोड बनाया था अपना लीपू लेक पास में, उसको लेकर नेपाल ने काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा था, नेपाल की पार्लियामेंट और नेपाल बाहर रोड्स पे भी। और इसको देखते हुए नेपाल ने एक रिवाइज मैप इशू किया कि इंडियन टेरिटरीज़ को बोल दे कि हमारी टेरिटरीज़ हैं, और इसके कारण इंडिया और नेपाल के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। इसके बाद ये हुआ कि नेपाल में ये हुआ कि जो इंडियन लोगों के ऊपर फायरिंग की गई नेपाल आर्मी के द्वारा बिहार के बॉर्डर के पास। और ये एक बार नहीं 2 बार हुआ, और दोनों बार इंडिया ने इन इंसिडेंट्स को डाउन प्ले किया काफ़ी ज़्यादा, ताकि एक तरह से जो लोग हैं आपस में, इंडिया और नेपाल के लोग, उनमें आपस में एनिमोसिटी या हॉस्टिलिटी ना बढ़े, क्योंकि अभी भी कंसिडर किया जाता है नेपाल को एज इंडियाज़ यंगर ब्रदर। तो इंडिया वाले कंसिडर करते हैं कि नेपाल इंडिया का छोटा भाई है, इसको हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे एज अ ब्रदर। अगर कुछ गलती हो भी जाए तो एज अ ब्रदर कंसिडर करके इस चीज़ों का सिर्फ चीज़ें गलतियों को बढ़ाना नहीं है, बट उन्हें सॉर्ट आउट करने की तरफ बढ़ना है। इसके अलावा हाल ही में एक स्टेटमेंट दी गई थी इंडियन आर्मी चीफ के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया था कि नेपाल एक्ट कर रहा है एक थर्ड पार्टी के बिहेस पे। तो इस जो इनकी स्टेटमेंट है इसको नेपाल में काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। इवन जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली, उन्होंने भी कहा कि ये स्टेटमेंट इमैच्योर है और इससे जो गुरखाज है उनकी सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई है। हालांकि उन्होंने स्पेसिफिकली गुरखाज के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला था, बट क्योंकि जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है, उन्हें कोई भी स्टेटमेंट को लेकर बोलना होता है, तो उन्होंने स्टेटमेंट को बोल दिया कि इस स्टेटमेंट से गुरखाज की सेंटिमेंट हर्ट हुई है। तो थोड़ा आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में जो आर्मी चीफ होते हैं वो नेपाल के भी ऑनरेरी जनरल होते हैं, और जो नेपाल के आर्मी चीफ हो गए वो इंडिया में जनरल का रैंक होल्ड करते हैं। तो इस तरह से दोनों आर्मी काफ़ी अच्छे रिलेशन शेयर करते हैं। तो इन छोटी छोटी स्क्रिम्शेस ऐसा होना तो नहीं चाहिए,
बट फिर भी इन फ्यूचर लॉन्ग रन में देखने की बात यह है कि जो इसका जो कंक्लूजन जो ये रहेगा, देखिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक ट्राईपैट्रिएट एग्रीमेंट है इंडिया, ब्रिटेन और नेपाल के बीच में। तो जो भी एग्रीमेंट होगा या जो भी इस एग्रीमेंट का डिसोल्यूशन भी होगा, तो इसमें तीनों पार्टीज़ की सहमति के साथ एक निर्णय पहुंचा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर नेपाल ने बोल दे कि हम इसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, डिसॉल्व हो जाएगा। इसमें प्रॉपर मीटिंग होगी और फिर जाके डिस्कशन होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा हर्डल इसमें आने वाला वो ये है कि इस टाइम पे नेपाल में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वही काफ़ी ज़्यादा एक वोलेटाइल फेज से गुजर रही है। नेपाल की जो इंटरनल पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, वो स्टेबल नहीं है। दो फैक्शन इसमें बढ़ चुकी है। एक साइड केपी ओली है और दूसरी साइड प्रचंड का गुट है, और दोनों ही गुट अब एक दूसरे को मतलब नीचे दिखाने पे लगे हैं, और इसी कारण नेपाल में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी है। जहाँ पे केपी ओली जो है वो इंडिया के साथ नहीं है और इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स भी देते रहे हैं। वहीं पे जो प्रचंड गुट है, हालांकि वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सपोर्ट करते हैं, बट वो इंडिया के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो मतलब अलाइन ना हो चाइना की तरफ, ना ही इंडिया की तरफ, वो मिडिल में रहें। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं, ये बताते हुए कि नेपाल चाहे बोल दे कि इसको एंड करना चाहता है इस रिलेशन को, बट ऐसा होना इन नियर फ्यूचर मतलब आने वाले कुछ सालों में तो ये पॉसिबल दिखता नहीं है, क्योंकि हो सकता है तब तक गवर्नमेंट ही चेंज हो जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।